हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एज वी ऑल नो कि पिछले कुछ वीडियो में हमने इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस किए थे जो कि आपकी एनडीए, सीडीएस या फिर एफकैट एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। आवर टारगेट इज टू कवर 500 प्लस इडियम्स जो इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट इडियम। इसके पहले हमने 2 सेशंस ऑलरेडी कर लिए हैं जहां पे टोटल हमने 100 idioms डिस्कस कर लिए हैं। Today we are going to discuss another 50 idioms. All right. So our first idiom is an apple a day keeps the doctor away. ये तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, right? An apple a day keeps the doctor away. क्या मतलब होता है कि जब आप हेल्दी फूड खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं या फिर अच्छी आदतें रखते हैं तो आपके बीमारियों से बचने की चांसेस ज्यादा हो जाती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज सेज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ऑलराइट. Now, next idiom is an ounce of prevention is worth a pound of cure. क्या मतलब होता है? Preventing a problem is much easier and better than dealing with it after it happens. कहते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम आपके पास खड़ी हो जाए उससे पहले ही उसको आप प्रिवेंट करने की कोशिश करें, राइट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो इलाज से बचाव करना ही बेहतर है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, बैक अप योर इंपॉर्टेंट फाइल्स रेगुलरली. अपने जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको आप बैकअप करके रखिएगा, सेव करके रखिएगा, राइट? बिकॉज एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर. यानी आप प्रिवेंट करें कोई प्रॉब्लम होने से, है ना? बाद में अगर ये फाइल्स खो जाती हैं तो that is not a good thing, right? So an ounce of prevention is worth a pound of cure. ठीक है? Let's come to our next idiom. As right as rain. As right as rain का मतलब क्या होता है? Something that is completely well, correct और in perfect condition, है ना? कोई बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल ठीक है, तब आप कहते हैं as right as rain. For example, after a good night's sleep, I felt as right as rain. मेरी शायद तबीयत ठीक नहीं थी, बट जब मैं एक रात अच्छे से सो गई तो I felt as right as rain. मतलब मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रही थी, राइट? Let's come to our next idiom. Bolt from the blue. Bolt from the blue का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की है, राइट? समथिंग दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग. तो कोई चीज आपको एज अ सरप्राइज लग रही है तो अब आप कहते हैं bolt from the blue. For example, his resignation came as a bolt from the blue. यानी उसके रेजिग्नेशन ने मुझे शॉक कर दिया. कोई चीज जो शॉकिंग लगती है वो क्या है? a bolt from the blue. यानी अचानक और अप्रत्याशित घटना, ठीक है? समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट हैपेंस सडनली एंड सरप्राइजेस एवरीवन. समझ में आया? चलो. बर्न ब्रिजेस. बर्न ब्रिजेस का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि हमने तो बिल्कुल नाता ही तोड़ लिया है ना? वी हैव कट टाइज. तो क्या मतलब होता है? टू डैमेज और डिस्ट्रॉय अ रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी सो दैट यू कैन नॉट इजिली रिटर्न टू इट लेटर, है ना? अगर समझो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फ्रेंड और आपके और उसके बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, झगड़े हो गए, तो आप क्या करते हैं? उससे आप बिल्कुल बात ही करना छोड़ देते हैं, आप उससे कांटेक्ट नहीं रखते, है ना? तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर बर्निंग योर ब्रिजेस, ठीक है? यानी रिश्ते या अवसर को इस तरह खराब कर लेना या खत्म कर देना कि आप उसको वापस वहां पे ना जा पाए, राइट? उस रिलेशन में वापस ना जा पाए. फॉर एग्जाम्पल, डोंट इंसल्ट योर फॉर्मर एम्प्लॉयर. यू शुडंट बर्न योर ब्रिजेस. यानी अपने जो पुराने एम्प्लॉयर हैं तुम्हारे, जिन्होंने तुमको नौकरी दी है, उसको आप इंसल्ट मत करना, राइट? उससे क्या होगा? इंसल्ट आप करोगे तो यू विल बर्न योर ब्रिजेस, राइट? तो डोंट बर्न योर ब्रिजेस, ओके? आप ऐसा रिलेशन बनाए रखें ताकि आप वापस उनसे बात कर सकें. नाउ, काम बिफोर द स्टॉर्म. कहते हैं ना, अरे ये तो तूफान के पहले वाली शांति है. काम बिफोर द स्टॉर्म सिमिलर मीनिंग है, राइट? यानी अ पीसफुल और क्वाइट पीरियड जो किसी डिफिकल्ट या ड्रामेटिक सिचुएशन के पहले आता है. फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिस वॉज अनयूजुअली क्वाइट बिफोर द इम्पोर्टेंट मीटिंग. इंपॉर्टेंट मीटिंग के पहले ऑफिस जो था बहुत ज्यादा अनयूजुअली क्वाइट था.
इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान के पहले जो शांति होती है ना, ये वही था। चलो लेट्स मूव ऑन। कम रेन और शाइन, कम रेन और शाइन, आप कहते हैं ना कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा, या मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखूंगी, राइट? तो नो मैटर व्हाट हैपेंस, रिगार्डलेस ऑफ डिफिकल्टीज और सर्कमस्टांसेस, यानी चाहे कुछ भी हो जाए या किसी भी परिस्थिति में हो, तब आप यूज करते हैं कम रेन और शाइन। चाहे बरसात हो, चाहे मौसम बिल्कुल अच्छा हो, मैं ये काम करूंगा, तब आप इस चीज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम रेन और शाइन, आई विल बी देयर फॉर योर ग्रेजुएशन, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, मैं तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए वहां पे मौजूद रहूंगा। ठीक है, इसको हम एज अ प्रॉमिस यूज कर सकते हैं, है ना। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट क्या मतलब होता है? बीइंग टू क्यूरियस अबाउट थिंग्स दैट कैन डू नो कंसर्न, दैट डू नॉट कंसर्न यू, सॉरी, दैट डू नॉट कंसर्न यू कैन लीड टू ट्रबल, यानी जरूरत से ज्यादा किसी चीज में अगर आप अपनी नाक अड़ाएंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिन चीजों में आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, है ना, थिंग्स दैट आर नॉट योर बिजनेस, उसमें अगर आप अपनी नाक अड़ाते हैं या टांग अड़ाते हैं, वट एवर यूज कैन से दैट, तो हम इस इडियम को यूज करेंगे क्यूरियोसिटी किल द कैट। ठीक है, यानी अत्यधिक जिज्ञासा पर आपको परेशानी में डाल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट कीप आस्किंग अबाउट देयर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, उनकी जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है उनके बारे में पूछना बंद करो। वाई? क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, हो सकता है इसकी वजह से तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाओ, राइट? सो क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। नाउ कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? कट द मस्टर्ड, अगर कोई चीज बिल्कुल आपको लग रही है कि इस सिचुएशन के लिए परफेक्ट है या एप्ट है, या आप कह सकते हैं कि एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को मीट कर रही है या सही परफॉर्म कर रही है बिल्कुल, तब आप इस इडियम का यूज करते हैं कट द मस्टर्ड, यानी उपेक्षित स्तर पर खरी उतर रही है कोई चीज, या फिर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो आप बोलेंगे कट द मस्टर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, he worked hard, उसने बहुत मेहनत की, but he didn't cut the mustard in the final interview, फाइनल इंटरव्यू में वो खड़ा नहीं उतर पाया। he did not cut the mustard in the final interview, alright? now don't beat a dead horse, क्या मतलब होता है don't beat a dead horse? यानी जो चीजें इम्पॉसिबल हैं या बेकार की चीजों पे आप अपना वक्त जाया ना करें। ठीक है, डोंट कीप डिस्कसिंग or trying to change something that is already settled and cannot be changed, जो हो चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता, जो चीज करनी इम्पॉसिबल है, जो काम करना इम्पॉसिबल है, उसको ट्राई करके कि आप वो चीज करें, that is just going to waste your time, है ना। तो यही मतलब होता है डोंट बीट अ डेड हॉर्स, यानी बीती बात को बार बार उठाना या फिर बेकार की बात पर समय नष्ट करना, तब आप बोलते हैं बीटिंग अ डेड हॉर्स। और डोंट बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कि बेकार की चीजों पे अपना समय जाया मत करो। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मिस्टेक, हमने मिस्टेक ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो अब इस पे अपना वक्त जाया मत करो। ठीक है, सो डोंट बीट अ डेड हॉर्स। नाउ एवरी डॉग हैज हिज डे, एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आएगा, राइट? सो एवरी डॉग हैज हिज डे, यानी everyone gets a chance to succeed or have a moment of success eventually, यानी हर किसी का समय आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी अबाउट लूजिंग दिस कॉम्पिटिशन, इस कॉम्पिटिशन को लूज करने के बारे में सोचो मत ज्यादा, इसके बारे में चिंता मत करो। एवरी डॉग हैज हिज डे, है ना, तुम्हारा भी कभी दिन आएगा। familiarity breeds contempt, familiarity familiarity breeds contempt का मतलब क्या होता है कि आप जब सामने वाले से ज्यादा फेमिलियर होने लगते हैं ना, या ज्यादा घुल मिल जाते हैं, तो कई बार लोग एक दूसरे को फिर नापसंद करने लगते हैं। knowing someone or something very well can
कैन समटाइम्स मेक यू लूज रिस्पेक्ट फॉर देम। आप किसी को अगर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं ना, तो कई बार होता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। So that excuse me, that is when you can use this idiom. All right. For example, they used to admire their manager. वो अपने मैनेजर को बहुत admire करते थे, but constant interaction has made them less respectful. है ना? Constant जो बातचीत हो रही है, उसकी वजह से अब वो उतना ज्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं है सामने वाले के लिए। ठीक है। सो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट नफरत, हेट कह सकते हैं, या डिसलाइक कह लो। फिट एज अ फिडल, है ना, इस फ्रेज का मतलब क्या है? आई एम फिट एज अ फिडल, यानी मैं बिल्कुल, कहते हैं ना, चंगा है ना। आई एम हेल्दी, आई एम इन अ गुड फिजिकल कंडीशन, तो आई एम फिट एज अ फिडल। फॉर एग्जाम्पल, my grandfather is 80 but is still fit as a fiddle, यानी 80 साल होने के बावजूद भी वो बिल्कुल फिट हैं। Fortune favors the bold। Fortune favors the bold का मतलब क्या होता है? Fortune का मतलब तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपकी डेस्टिनी, लक कह सकते हो या भाग्य कह सकते हो। ठीक है। तो Fortune favors the bold का मतलब होता है कि जो बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, जो लोग करेजियस होते हैं, डेस्टिनी भी उन्हीं का साथ देती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, शी अप्लाइड फॉर द इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। उसने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया डिस्पाइट द कंपटीशन। सो फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। ठीक है। गेट अ सेकेंड विंड। गेट अ सेकेंड विंड का मतलब क्या होता है? टू सडनली रीगेन एनर्जी आफ्टर फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। होता है ना, कुछ काम करते करते आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो आप 2 मिनट रेस्ट लेते हैं, देन अगेन आप वापस से एनर्जेटिक हो जाते हैं, तब आप इस इडियम का यूज करेंगे, गेट अ सेकेंड विंड। यानी आई वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर स्टडिंग, है ना, पढ़ने के बाद मैं बहुत ही एग्जॉस्ट हो गया था, बहुत ही थक गया था, 3 घंटे मैंने पढ़ाई की, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद, आई गॉट अ सेकेंड विंड। आई गॉट अ सेकेंड विंड मतलब मैं वापस से एनर्जेटिक हो गया। राइट। नेक्स्ट, गेट विंड ऑफ समथिंग। गेट विंड ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना हिंदी में कि मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है, या मैंने शायद कहीं से सुना है, तब आप इस इडियम का यूज करते हैं। टू हियर और डिस्कवर इंफॉर्मेशन, स्पेशली इंफॉर्मेशन दैट वाज सपोज्ड टू बी सीक्रेट। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट होनी चाहिए थी, बट आपको कहीं से सुनने में आ गई, तब आप इस इडियम का यूज करते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉयज गॉट विंड ऑफ द कंपनीज प्लान टू रिड्यूस स्टाफ। एम्प्लॉय को पता चल गया, कहीं से सुनने में आ गया कि कंपनी ने प्लान किया है कि स्टाफ को रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल ना हो पाना, है ना, टू फेल इन अ वेरी ऑब्वियस और स्पेक्टैक्युलर वे, यानी बुरी तरह से असफल होना या पूरी तरह विफल होना। फॉर एग्जाम्पल, हिज बिजनेस आइडिया वेंट डाउन इन फ्लेम्स। उसका जो बिजनेस आइडिया था वो बहुत बुरी तरीके से क्या हुआ? फेल हो गया। बिकॉज नोबडी वॉज इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, क्योंकि उस प्रोडक्ट में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट का मतलब क्या होता है? हेस्ट मीन्स जल्दबाजी, है ना, जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, कहते हैं जनरली। सेम उसका इंग्लिश में इडियम है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। डूइंग समथिंग टू क्विकली often causes mistakes and creates more problems, यानी जल्दबाजी का काम खराब होता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट रश योर वर्क। अपने काम को जल्दबाजी में मत करो, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट इडियम, हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। हैव योर हेड इन द क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? सामने वाले का दिमाग तो बिल्कुल हवा में है ना,
वो अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहा है। तो अगर कोई सामने वाला बहुत अनरियलिस्टिक है या ड्रीमी है, या फिर जो चीजें एक्चुअली हो रही है रियल वर्ल्ड में उस पर ध्यान नहीं देता, अपने ही दुनिया में कह सकते हैं मगन रहता है, तब हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, he has his head in the clouds and thinks he will become rich without working hard, है ना। वो बिल्कुल ही अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है और सोचता है कि बिना काम किए ही he will get rich. Alright? चलो, let's come to the next idiom. He who laughs last laughs loudest. He who laughs last laughs loudest का मतलब क्या होता है कि आखिर में जो जीतता है ना। सक्सेसफुल तो वही है जिसने आखिर में जीत हासिल कर ली, भले ही उस जीत को हासिल करने में शायद उस कह सकते हैं उस दौड़ में या उस जर्नी में उससे आगे कोई और होंगे, बट अल्टीमेटली जो जीता है ना, तब हम इस इडियम का यूज करते हैं ही हैड द लास्ट लाफ। लास्ट लाफ भी कहते हैं, या फिर ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स लाउडेस्ट, ये भी कहते हैं, सिमिलर है। यानी अ पर्सन हु अल्टीमेटली सक्सीड्स, जो अल्टीमेटली जीत जाता है, हैज द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन इवन इफ अदर्स सीम्ड सक्सेसफुल अर्लियर। अंत में जीतने वाला ही सबसे अधिक खुश होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, दे लाफ्ड व्हेन शी स्टार्टेड हर स्मॉल बिजनेस, है ना। सब लोग हंसे, सब लोग उस पर हंसते थे जब उसने अपना स्मॉल बिजनेस शुरू किया, बट ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स लाउडेस्ट। पर आखिर में जो जीतता है या आखिर में जो सक्सीड हो जाता है, उसी की बातें मैटर करती हैं, सबसे ज्यादा खुश वही होता है। राइट, नेक्स्ट, हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो हो रही है, मिल रही है आपको, वो डायरेक्टली किसी ट्रस्टेड पर्सन से मिल रही है, या जो इसमें इन्वॉल्व है, जो पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। यानी एक रिलायबल फर्स्ट हैंड सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। सीधे संबंधित व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड द न्यूज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, द मैनेजर हिमसेल्फ टोल्ड मी। न्यूज के बारे में मुझे सीधे उस इंसान से पता चला जो इस न्यूज में इन्वॉल्व है, क्योंकि मैनेजर ने ही मुझे बताया। ठीक है, now he is not playing with a full deck. He is not playing with a full deck का मतलब क्या होता है कि वो अपनी utmost capacity, है ना, सबसे कह सकते हैं इंटेलिजेंट तरीके से नहीं काम कर रहा है, या बेवकूफी से काम कर रहा है। ठीक है, जिसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, या फिर वह मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही थिंक्स ही कैन पास विदाउट स्टडिंग। वो सोचता है कि वो बिना पढ़े ही पास कर जाएगा। ही इज नॉट प्लेइंग विथ अ फुल डेक, यानी वो दिमाग से काम नहीं कर रहा। ही इज नॉट प्लेइंग विथ अ फुल डेक। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज ऑफ हिज रॉकर। ही इज ऑफ हिज रॉकर का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल पागलों वाला व्यवहार कर रहा है। ही इज ऑफ हिज रॉकर, है ना। ही इज बिहेविंग इन अ क्रेजी और एक्सट्रीमली अनरीजनेबल वे। एक ऐसे तरीके से व्यवहार कर रहा है जो बहुत ही अजीब है, बहुत ही विचित्र है। इट इज लाइक ही इज एक्टिंग लाइक क्रेजी। ऑलराइट, वह सनकी या पागल जैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, सो ही इज ऑफ हिज रॉकर। एग्जाम्पल, एनीवन हु स्पेंड्स दैट मच मनी ऑन अ यूजलेस गैजेट। कोई भी इंसान जो इतने बेकार के गैजेट पे अपना इतना सारा पैसा खर्च कर दे, इज ऑफ हिज रॉकर, यानी बिल्कुल पागल है। ही इज ऑफ हिज रॉकर। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज सिटिंग ऑन द फेंस, या फिर कहते हैं ना ही इज ऑन द फेंस, या ही इज सिटिंग ऑन द फेंस। क्या मतलब होता है कि बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे है सामने वाला इंसान। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे है, किसी की भी साइड नहीं लेना चाह रहा है। ही कैन नॉट डिसाइड बिटवीन टू चॉइसेस। दो चॉइसेस में से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, या फिर वो डिसाइड नहीं करना चाहता। न्यूट्रल है। ठीक है, यानी किसी एक पक्ष का निर्णय नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग ऑन द फेंस अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। वो बिल्कुल न्यूट्रल है, या फिर उसको नहीं पता कि
उसको ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो अपनी चॉइस नहीं मेक कर रहा है ना, ही इज नॉट मेकिंग हिज चॉइसेस, सो ही इज सिटिंग ऑन द फेंस या फिर ही इज ऑन द फेंस अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे समझ में नहीं आ रहा, वो न्यूट्रल है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। It is a poor workman who blames his tools. It is a poor workman who blames his tools. यानी जब आपने देखा होगा कई लोग जब उनसे कोई काम नहीं हो पाता तो वो दूसरी चीजों पर अपना ब्लेम डालते हैं, राइट? तब आप इस इडियम का यूज करते हैं कि इट इज अ पुअर वर्कमैन हु ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी जो बुरे तरीके से कोई चीज कर रहे हैं या बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको अपने इक्विपमेंट्स पे या अपने परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पर्सन नॉट द टूल्स। आप उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना? कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हिंदी में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या मतलब होता है? सिमिलर मीनिंग है, इट इज अ पुअर वर्कमैन हु ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी जब खुद से काम नहीं हुआ तो अपना दोष अपने टूल्स पे डाल दिया या सिचुएशन पे ब्लेम कर दिया, राइट? तब इस इडियम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ब्लेम द कंप्यूटर फॉर योर मिस्टेक्स। अपने मिस्टेक्स को छुपाने के लिए कंप्यूटर पे ब्लेम मत डालो। इट इज अ पुअर वर्कमैन हु ब्लेम्स हिज टूल्स, ठीक है? इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। डॉन क्या होता है? जब सनराइज शुरू होता है उस टाइम पीरियड को हम डॉन बोलते हैं, जब सूरज उगना स्टार्ट होता है बहुत इनिशियल स्टेजेस में, ठीक है? तो इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, यानी क्या होता है? अंधेरे के बाद सवेरा होता है, सुना होगा आपने, राइट? थिंग्स ऑफन सीम एट द एब्सोल्यूट वर्स्ट। चीजें जब बेटर होने लगती हैं उसके पहले आपको ऐसा लगेगा कि ये इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है चीजें अपनी एब्सोल्यूट वर्स्ट पे है बिफोर दे स्टार्ट गेटिंग बेटर, ठीक है? तो बेहतर होने से पहले कभी कभी लगेगा कि चीजें इससे ज्यादा खराब तो हो ही नहीं सकती, पर हम कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। सो इट इज द सेम मीडियम, इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लूज होप नाउ, डोंट लूज होप नाउ, इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, ठीक है? इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना, ताली दो हाथ से बजती है। इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी both people involved in a situation, especially a conflict or relationship, share equal responsibility for it. You can't put it all on one person. यानी एक ही इंसान पे आप ब्लेम नहीं डाल सकते हैं, है ना? ताली दो हाथ से बजती है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ब्लेम ओनली राहुल फॉर द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए सिर्फ राहुल को ब्लेम मत करो। इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली दोनों हाथों से बजती है, ऑलराइट? नेक्स्ट, जंप ऑन दी बैंड वैगन। जंप ऑन दी बैंड वैगन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि अभी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई सॉन्ग है, तो अगर एक इंसान ने उस सॉन्ग पे वीडियो बनाई है तो पीपल दे जंप ऑन द बैंड वैगन और उसी ट्रेंड को फिर वो फॉलो करने लगते हैं, राइट? क्या मतलब हुआ इसका? टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, जो चीज चल रही है उसको ज्वाइन कर लेना, या जो एक्टिविटी हो रही है जो सब लोग कर रहे हैं उसी में भेड़ चाल में इन्वॉल्व हो जाना। टू ज्वाइन द बैंड वैगन, यानी चलती लोकप्रिय चीज में शामिल हो जाना, दूसरों को देखा देखी करना। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन स्टार्टेड द न्यू ऐप, एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग द न्यू ऐप। सब लोगों ने जो न्यू ऐप आई है उसे यूज करना शुरू कर दिया है। सो ही जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन टू, तो उसने भी क्या किया? he also started using the same app, so he also jumped on the bandwagon. Know which way the wind is blowing. Know which way the wind is blowing का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि जो परिस्थितियां हैं उन्हें थोड़ा भाप कर चलो, या परिस्थिति का रुख समझना, माहौल को भापना। कहते हैं ना, रीड द रूम, सुना होगा आपने, रीड द रूम।
यानी जो सिचुएशन है उसे भांपो, भांप लेना, है ना। टू नो विच वे द विंड इज ब्लोइंग, यानी क्या चीजें हो रही हैं, क्या सिचुएशंस हैं, क्या परिस्थिति है, क्या किस चीज का क्या रुख है, उसे जान लेना, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड नो व्हाट इज लाइकली टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, a good leader knows which way the wind is blowing before making a decision। एक अच्छे लीडर को पता होता है कि अभी की परिस्थितियां क्या हैं, चीजें कौन से रुख में आगे बढ़ रही हैं। डिसीजन लेने से पहले उसे इन सब चीजों का पता होता है। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होता है? हर एक वो कोशिश कर लेना जो पॉसिबल है, ठीक है, यानी कोई कसर ना छोड़ना, हर संभव प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन देयर सर्च फॉर द मिसिंग चाइल्ड। जो बच्चा मिसिंग था उसे ढूंढने के लिए पुलिस ने हर एक प्रयास किया, हर एक कोशिश की। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, कहते हैं ना गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, है ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, उसका इंग्लिश क्या होगा? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी जो चीजें बीत चुकी हैं उसके बारे में वापस से डिस्कशन मत करो, ठीक है। पुरानी समस्या को फिर से ना छेड़ना, या फिर सोए हुए विवाद को ना जगाना, यानी जो विवाद खत्म हो चुका है उसे वापस से डिसरप्ट मत करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव फाइनली सेटल्ड द आर्ग्यूमेंट, हमने ऑलरेडी फाइनली आर्ग्यूमेंट को सेटल कर लिया है। सो लेट्स लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी अब जो चीजें हो गई हैं उसको अब डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसके बारे में और ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट, लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। लाइक राइडिंग अ बाइसिकल किसी ऐसे स्किल के लिए यूज होता है जिसे शायद स्टार्टिंग में सीखना थोड़ा मुश्किल हो, बट जब आप एक बार सीख जाते हैं तो उसे करना फिर बहुत आसान हो जाता है ना। समथिंग यू मे forget temporarily but can easily do again once you start। मसल मेमोरी, है ना, मसल मेमोरी पता है आपको। स्टार्टिंग में जब आप बाइसिकल सीखते हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है, राइट, पर जब आप सीख लेते हैं और उसे कुछ टाइम के लिए अगर आप छोड़ देते हैं, बट थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आप साइकिल चलाना भूल जाएं, बट वंस यू स्टार्ट अगेन तो वो मसल मेमोरी आपको वापस से याद आने लगती है, राइट। तो कोई ऐसी चीज जिसे एक बार सीखने के बाद आसानी से दोबारा किया जा सके उसे हम बोलते हैं इट इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, ठीक है, मसल मेमोरी हो जाता है। स्किल्स के लिए जनरली यूज करते हैं, ठीक है, कुछ स्किल्स होते हैं जो हम सीखने के बाद भूल जाते हैं, बट जब आप उसको दोबारा करने चाहेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे आपको वापस याद आ जाती है। आई हैडंट प्लेड द पियानो फॉर years, मैंने कई सालों के लिए पियानो को नहीं प्ले किया था, ठीक है, बट वंस आई स्टार्टेड अगेन इट वॉज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, है ना। तो बट जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो ये चीजें मुझे दोबारा याद आने लगी, फिर मैं दोबारा इसे कर पा रही थी। लाइक टू पीज इन अ पॉड। टू पीज इन अ पॉड का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना, अरे ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, राइट। दे आर टू पीस इन अ पॉड, यानी दो बहुत समान लोग, एक जैसे हैं बिल्कुल, या हमेशा साथ साथ रहते हैं, ठीक है। सो दे आर टू पीस इन अ पॉड, टू पीपल हु आर एक्सट्रीमली सिमिलर इन लुक्स और बिहेवियर और हैबिट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द टू सिस्टर्स आर लाइक टू पीस इन अ पॉड। ये जो दो बहनें हैं ना, ये दे आर लाइक टू पीस इन अ पॉड, यानी बहुत ही सिमिलर है ये दोनों एक दूसरे से। नेक्स्ट, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मेक हे वाइल द सन शाइन्स का मतलब क्या होता है कि जब समय अच्छा है तो इसका फायदा उठाओ, इसका एडवांटेज लो, ठीक है, यानी टेक एडवांटेज ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी वाइल इट इज अवेलेबल। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर अवेलेबल है तो उसका पूरा एडवांटेज लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस इज डूइंग वेल दिस ईयर, बिजनेस इस साल अच्छा चल रहा है, सो वी शुड मेक हे वाइल द सन शाइन्स, यानी जब अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो इसका पूरा एडवांटेज हमें लेना चाहिए। ऑन क्लाउड नाइन, कोई अगर बहुत ज्यादा खुश है तो हम कहते हैं ही इज ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है, बहुत खुश होना, खुशी से सातवें आसमान पर होना, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं। शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर रिसीविंग द स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन।
नेक्स्ट, once bitten twice shy. once bitten twice shy का मतलब क्या होता है? हिंदी में आपने सुना होगा कि अगर एक बार चाय पीते हुए मुंह जल जाता है तो सामने वाला चाय फूंक कर पीता है, राइट? एक बार मुंह जलने, समथिंग लाइक दैट, कि एक बार मुंह जल जाता है तो सामने वाला चाय भी फूंक कर पीता है. व्हाट डज इट मीन? कि जब आपको एक बार कोई किसी चीज ने हार्म कर दिया है तो फिर आप सोच समझ कर कदम उठाते हैं. बैड एक्सपीरियंस होने के बाद अ पर्सन बिकम्स मोर केयरफुल टू अवॉइड फेसिंग द सेम सिचुएशन अगेन, है ना? अगर आपने कुछ गलत सिचुएशन फेस किया है तो बाद में आप उस चीज को लेकर केयरफुल हो जाते हैं कि आपको दोबारा उस चीजों से गुजरना ना पड़े, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट मनी इन अ रिस्की इन्वेस्टमेंट. एक बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट में उसके पैसे डूब गए. सो नाउ ही इज वेरी केयरफुल. वंस बिटन ट्वाइस शाय. समझ में आया? आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इन into the fire. out of the frying pan into the fire. क्या मतलब होता है? आसमान से गिरे, खजूर पे अटके. सिचुएशन ऑलरेडी खराब थी और अब सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब हो गई है. आसमान से गिरे, खजूर पे अटके, यानी एक मुसीबत से निकलकर और उससे भी बड़ी मुसीबत में पड़ गए. ठीक है? he left his difficult job. अपनी मुश्किल जॉब उसने छोड़ दी. and joined an even worse company. और उसने जो कंपनी ज्वाइन की है वो इससे भी खराब थी. अब क्या हुआ? he jumped out of the frying pan and into the fire. यानी आसमान से वो गिरा और खजूर पे अटका. नेक्स्ट, run like the wind. कहते हैं ना, हवा की स्पीड से दौड़ रहा है वो, हवा से तेज दौड़ रहा है वो, यानी बहुत ही ज्यादा तेज है, राइट? to run extremely fast. when the dog started chasing him, जब कुत्ते ने उसका पीछा करना शुरू किया, he ran like the wind. बहुत तेजी से दौड़ा. shape up और ship out. shape up और ship out का मतलब क्या होता है? कि या तो तुम इन चीजों को लेके ढल जाओ, है ना, या तो अपने अंदर चेंजेस करो या फिर यहाँ से निकल जाओ. कहता है ना कि अपने आप को सुधारो या फिर चले जाओ, या तो अपने बिहेवियर या परफॉर्मेंस को बेटर करो या फिर यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ. द मैनेजर टोल्ड द केयरलेस एम्प्लॉय. मैनेजर ने केयरलेस एम्प्लॉय से कहा टू शेप अप और शिप आउट. द मैनेजर टोल्ड द केयरलेस एम्प्लॉय टू शेप अप और शिप आउट. या तो अपनी बिहेवियर या परफॉर्मेंस को चेंज करो या फिर यहां से निकल जाओ. ठीक है? स्नोड अंडर. स्नोड अंडर का मतलब क्या होता है? काम. कहते हैं ना, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, इतना काम है कि मैं सांस भी नहीं ले सकती, राइट? तो आप कहेंगे आई एम स्नोड अंडर, है ना? आई एम स्नोड अंडर विथ असाइनमेंट्स दिस वीक. यानी मुझ पे काम का बहुत ज्यादा बोझ है, मैं काम के बोझ तले दबी हुई हूँ बिल्कुल. ठीक है? मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ. आई एम स्नोड अंडर विथ असाइनमेंट्स दिस वीक. इस वीक इतने असाइनमेंट्स हैं कि मैं बस इतनी ज्यादा बिजी हूँ कि मैं पूरे काम के तले दबी हुई हूँ. ठीक है? आई एम एक्सट्रीमली बिजी और ओवरवेल्म्ड विथ वर्क. नाउ दैट शिप हैज सेल्ड. दैट शिप हैज सेल्ड का मतलब क्या होता है? कि अरे अब वो अपॉर्चुनिटी तो चली गई, है ना? दैट शिप हैज सेल्ड, सॉरी, यानी जो अपॉर्चुनिटी थी इट इज गॉन नाउ, और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू अप्लाई फॉर दैट कोर्स. मैं उस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहती थी, बट द डेडलाइन हैज पास्ड. डेडलाइन खत्म हो चुकी है. तो दैट शिप हैज सेल्ड, यानी मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, बहुत ज्यादा देर हो गई है अब. ठीक है? नेक्स्ट, द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक. द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक का मतलब क्या होता है? कि अगर आप में कुछ खामी है ना, और आप दूसरों की खामियां निकाल रहे हैं, राइट? अ पर्सन क्रिटिसाइजेस समवन फॉर अ फॉल्ट दैट दे देमसेल्व्स हैव. कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. यानी तुम में खुद फॉल्ट है और तुम मेरे फॉल्ट, मेरी कमियां निकाल रहे हो. तुम में खुद इतनी सारी कमियां हैं. कहते हैं द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक. खुद ही वही गलती करने वाला दूसरे को दोष दे रहा है. यू कॉल मी लेजी. तुम मुझे लेजी कह रहे हो. दैट्स द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक. ये ऐसा है कि तुम में भी यही तुम भी इतने ही लेजी हो
बट उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली सिचुएशन हो रही है, राइट? सो इट इज लाइक द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। क्लाउड्स ऑन द होराइजन का मतलब क्या होता है? क्लाउड्स ऑन द होराइजन यानी देर आर साइंस दैट ट्रबल और डिफिकल्टीज मे बी कमिंग। आने वाले जो मुसीबत होते हैं या जो ट्रबल्स आने वाले होते हैं, उनका एक संकेत दिखाई देता है, तो अब आप इस इडियम का यूज करते हैं, क्लाउड्स ऑन दी हराइजन। फॉलिंग सेल्स है ना, सेल्स जो घट रही हैं हमारी, वो सजेस्ट करती हैं देयर आर क्लाउड्स ऑन दी हराइजन फॉर द कंपनी, यानी कंपनी का शायद खराब समय आने वाला है। ठीक है ना। ग्लास हाउसेस एंड स्टोन्स, कहते हैं ना शीशे के घर में रहने वाले लोग दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, राइट? सो पीपल शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर्स फॉर फॉल्ट्स दैट दे देमसेल्व्स हैव। आप में खुद में जो फॉल्ट्स है, वैसे उसी उसी फॉल्ट्स के लिए आप अगर दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये गलत है। यू शुड नॉट डू दैट। पहले आप खुद के फॉल्ट्स को सही करें, राइट? पीपल शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर्स फॉर फॉल्ट्स दैट दे देमसेल्व्स हैव। फॉर एग्जाम्पल, यू शुडंट क्रिटिसाइज हिज पुअर इंग्लिश। तुमको उसकी पुअर इंग्लिश को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जब तुम्हारी ही इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, राइट? जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। सो दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुडंट थ्रो स्टोन्स। समझ में आया कि जब तक तुम में वो खामी है, तुम दूसरे को क्यों ये कर रहे हो? थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है कि दो दोस्त हैं और हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देते हैं। थ्रू थिक एंड थिन यानी बुरे और अच्छी परिस्थिति में हमेशा साथ होना, सुख दुख में या फिर हर अच्छे बुरे समय में। थ्रू थिक एंड थिन यानी अच्छे समय में और बुरे समय में। ठीक है। शी सपोर्टेड हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड का सपोर्ट किया। थ्रू थिक एंड थिन यानी अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। टाइम इज मनी, हम सभी को पता है टाइम इज मनी, है ना। समय कह सकते हैं कि टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, राइट? फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, टाइम इज मनी। बेकार की बातों पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, बिकॉज टाइम इज मनी। नेक्स्ट, वेस्ट नॉट, वॉन्ट नॉट। कहते हैं कि आप जिन चीजों को अगर वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको उनकी कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। ठीक है। इफ यू डू नॉट वेस्ट थिंग्स यू विल ऑलवेज हैव इनफ ऑफ देम व्हेन नीडेड। बचत करने वाला कभी परेशान नहीं होता, या चीजों को बर्बाद ना करने से कभी उनकी कमी नहीं होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट थ्रो अवे दोज एक्स्ट्रा मटेरियल्स, इन एक्स्ट्रा मटेरियल्स को फेंको मत। वेस्ट नॉट, वॉन्ट नॉट यानी अगर आप इनको वेस्ट नहीं करोगे तो आपको इनकी कमी कभी महसूस नहीं होगी। ठीक है। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब क्या होता है? किसी से कंप्लीटली अग्री करना, उसकी बातों से सहमत होना या फिर उसी के जैसा नजरिया रखना। टू अग्री कंप्लीटली विद समवन, है ना, पूरी तरीके से सहमत होना या एक मत होना। माई ब्रदर एंड आई डोंट ऑलवेज सी आई टू आई, है ना। मेरा भाई और मैं हमेशा हर बात पे सहमत नहीं होते। वी डोंट ऑलवेज सी आई टू आई बट वी रिस्पेक्ट ईच अदर, पर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है कि कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसमें आप सरवाइव कर लेते हैं या फिर सक्सेसफुली बाहर आ जाते हैं उससे। ठीक है। मुश्किल समय का सामना करके निकल जाना। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी मैनेज्ड टू वेदर द स्टॉर्म यानी कंपनी ने मैनेज किया खराब परिस्थितियों से बाहर निकलने का। ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तब इस खराब परिस्थिति से वो बाहर निकल जाती है। ओके, सो द कंपनी मैनेज टू वेदर द स्टॉर्म ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। क्लियर है? ओके। सो विद दिस हमने 50 इडियम्स डिस्कस कर लिए हैं जो एनडीए, सीडीएस, एफकैट में पूछे गए हैं, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं।
पिछले 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज गो बैक एंड वॉच देम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज फील फ्री टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।